दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका नजर दिली यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आपका प्यार हमें दिन पे दिन ऐसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है और हम आपके सामने समाज के ऐसे ही नए नए चेहरे आपके सामने लाते हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। उसी कड़ी में आज आपके सामने रोहिणी निवासी रश्मि गिरिया जी आपके सामने हैं। रश्मि गिरिया जी एक वो नाम है जो बहुत सी महिलाओं के लिए एक्सपायर्ड है। शायद जितनी भी महिलाएं उनको जानती हैं या दूर से भी जानती हैं, जो उनका नाम भी सुना है, तो हर आज की डेट में हर महिला का एक सपना है कि वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े और किसी तरह से उनसे सीख करके अपनी लाइफ के अंदर भी कुछ बदलाव लाएं। किस तरह से वो समाज की सेवा करते हैं, ये सब भी आज हम उनसे जानेंगे। कैसे उनको कोविड के टाइम में भी उन्होंने बहुत सी, जैसे हमें पता चला कोविड के टाइम में उन्होंने बहुत सी समाज की सेवा की। बहुत से लोगों को, जिन लोगों को हॉस्पिटल बेड नहीं मिल पाते थे, उन लोगों की संस्थाओं ने बड़ा काम किया। तो आज जानते हैं, डायरेक्ट उन्हीं से जानना शुरू करते हैं कि तो रश्मि जी आप बताइए, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड कैसे है और आपने कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या? मेरा नाम रश्मि गिरिया है। बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली शिफ्ट हुए मुझे 20-22 साल हो गए हैं। जब मैं दिल्ली आई थी तो मैं बहुत नई थी और अनजान भी थी, लेकिन दिल में बहुत चाह थी कि मैं भी बाहर निकलूं और कुछ करूं। और मुझे ये नहीं पता चला कि कब मेरा ये मुकाम बनता चला गया और मैं बाहर निकल गई। और सबसे बड़ी तो मैं एक बात कहूँगी कि मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे उन्होंने कहीं भी जाने आने के लिए और कोई भी काम करने के लिए रोक नहीं लगाई। बोले अगर तेरे अंदर काबिलियत है तो तू कुछ भी कर सकती है, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। तो मतलब हम ये कहें कि आपके जो भी आज सामाजिक पड़ाव आपने हासिल किया है, मुकाम हासिल किया, उसमें आपके परिवार का आपको पूरा समर्थन हमेशा मिलता है? मेरे परिवार का पूरा साथ, सहयोग, समर्थन रहता है। तो आपको क्या ऐसी बात लगी जिसको सोच के आपको लगा कि मुझे समाज क्षेत्र में, समाज सेवा में आना चाहिए? बहुत सारी ऐसी बातें थी। ज़्यादातर मुझे पहले विकलांग जो थे ना बच्चे, उनको जब मैं देखती थी ना तो मेरे अंदर ना कुछ टूटता था कि हम सोचते हैं हमारे पास कितने दर्द है, और जो ये विकलांग कहो या दिव्यांग कहो, ये बच्चे हैं, पता नहीं ये अपने आप को कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई चल नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है, कोई बोल नहीं पाता है। तो मुझे ना बहुत ही अंदर में ना कुछ फील होता था। एक बार मैं ब्लाइंड स्कूल गई लोधी रोड पे। उस ब्लाइंड स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। गई तो थी मैं उनको खाना खिलाने और मेडिसिन देने, लेकिन जब उन बच्चों को देखा तो मेरे दिल में आया कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ। फिर मैं वहाँ पे लोगों से मिली। फिर मैंने कहा कि अगर आपको कुछ करने की इच्छा है तो आप यहाँ कर सकते हो। एक तरह से जिंदगी का पहला पड़ाव था आपका, इस तरह से शुरुआत कर। मैंने देखा वहाँ के बच्चे ब्लाइंड होते हुए भी बड़ी अच्छी अच्छी आर्ट बनाते हैं, कैंडल बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा था। मुझे लगता मैं इन लोगों की बहुत हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्टिक तो शुरू से ही रही हूँ। आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है आपका शुरू? हाँ जी। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ बहुत सारी कैंडल बन रही है, बहुत सारी चीज़ें बन रही है, अगर आप कहो तो मैं इन्हें कुछ फैशन से रिलेटेड सामान बताती हूँ। और मेरे हस्बैंड का कपड़े का बिजनेस है, तो मैं जो भी उनसे होता था कपड़ा मांगती थी, वो कभी मना नहीं करते थे। और वो कपड़ा और कुछ छोटे छोटे सामान लेकर के मैं उनसे भगवान की पोशाकें, लड्डू गोपाल की बनवाती थी, छोटी छोटी पोटियाँ बनवाती थी। उनको वो लोग ना एक स्टॉल भी अरेंज करते हैं ब्लाइंड स्कूल में। उनको इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो बच्चे बहुत खुश होते थे
कि मैम हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। तो विकलांग से ना फिर मेरा ध्यान उन लड़कियों के ऊपर चला गया जो लड़कियां हुनर वाली तो बहुत है पर उन्हें लाइन नहीं मिल पा रही थी कि कैसे हो। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि एक एनजीओ भी बनती है, हम एनजीओ के तहत कोई काम कर सकते हैं। ओके। हाँ, मैं तो एक इतने बेसिक से शुरुआत की थी। हाँ, यूं ही फिर मैं धीरे धीरे उन लड़कियों को एब्जॉर्ब करने लगी जिनके अंदर टैलेंट होता था, ये बहुत कुछ कर सकती है। तो जब मैं लगती थी ना तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे हाथ पैर फैलाती थी। अगर मेरे पास 5 बच्चे हैं ना तो मैं चाहती थी पहले इन 5 को मैं परफेक्ट कर दूँ। अगर इन 5 की लाइफ मैंने बना दी ना तो मैं आगे कुछ करने की सोचूंगी। ऐसे नहीं मैं उनको आधा अधूरा छोड़ दिया फिर मैं दूसरे रास्ते पे चली गई। और मुझे ये कभी से शौक नहीं था कि मैं फ़ोटो डालूँ, अपना नाम कमाऊँ। हाँ। दिल में एक संतुष्टि से मिलती थी मैं जब ये काम करती थी। फिर मुझे यहाँ सेक्टर 8 में अशोक गुप्ता एडवोकेट है, वो मिले। उन्होंने कहा भाभी जब आप ये काम करते हो तो आप अपने एक एनजीओ बना दो। और उन्होंने ही मुझे एनजीओ बना के दी, रजिस्टर करवा के। एनजीओ बनाने के बाद भी मुझे उसे बहुत कुछ मतलब ये नहीं था कि एनजीओ में मैं ये डालूँ वो डालूँ। उन्होंने कई बार डांट भी लगाई कि आप काम करते हो उसको फोटो डाला करो, मेंटेन किया करो। फिर वो खुद ही मेंटेन करने लगे, बोले जब आप कोई प्रोग्राम करते हो। और उन्होंने कई सारे मेरे प्रोग्राम रोहिणी में करवाए, जैसे ब्लड कैंप लगवाए, मेडिकल कैंप लगवाए। तो उसके बाद धीरे धीरे आप पूरी तरह से सामाजिक क्षेत्र में उतरने लगे। जब वो मेडिकल कैंप लगवाए मुझे लगता है ईश्वर की कृपा मेरे पास रूप से ही रही है। जब मैं मेडिकल कैंप लगाई तो मुझे एक डॉक्टर ने अप्रोच किया कि सिस्टर आप मेडिकल कैंप लगा रहे हो, अगर आप कहो तो मैं उसके अंदर अपना योगदान दूँ। तो मैंने कहा ये कैंप भी मैं लगा रही हूँ डॉक्टरों के योगदान के लिए, आप किस टाइप का योगदान दोगे? तो बोले मैं कुछ मतलब है ना फीजियो के स्टाइल में ट्रीटमेंट करूँगा। मैंने उस मेडिकल कैंप में ये देखा कि सारे डॉक्टर खाली बैठे हैं तो सारे पेशेंट उन्हीं के पास रहते हैं। लेकिन मैं उस दिन इतनी बिजी थी ना, वो मुझे कम से कम 20 बार आवाज़ लगाए कि सिस्टर थोड़ी देर आओ, सिस्टर थोड़ी देर आओ, लेकिन मैं उनके पास जा नहीं पाई। एक सप्ताह बाद मुझे जब उनका ध्यान आया तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा सिस्टर मेरे हाथ में वो सफ़ा है कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो पैरालिसिस अटैक है, उनको मैं नसों से ही ठीक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे यहाँ मेड थी ना, उसी को पैरालिसिस अटैक आया था, उसका पूरा फेस टेढ़ा हो गया था, आँख घूम गई थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपका इम्तिहान लेना चाहती हूँ, माफ़ी चाहूँगी इस वर्ड पे। तो बोले हाँ सिस्टर बोलो। तो मैंने कहा आप आओ। उन्होंने 6 या 7 ट्रीटमेंट में ही उसको ठीक कर दिया। तो बहुत सरप्राइज थी। फिर दूसरा ट्रीटमेंट मैंने दिया, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसकी स्पाइन पूरी डैमेज हो गई थी। डॉक्टरों ने एलोपैथिक में ये कह दिया था कि ये कभी भी चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन उन्होंने उसको भी ठीक कर दिया और आज वो डांस सिखा रही है। फिर मैंने एक विकलांग का रोज यही सेक्टर 8 में ढूंढ लिया था और हर जगह से मैं ढूंढ के गरीब को लाती थी और उनसे ट्रीटमेंट करवाती थी। वो मेरे से बहुत कुछ चार्ज भी करते थे, ऐसे तो वो बहुत महंगे डॉक्टर हैं, लेकिन वो गरीब के नाम पे बहुत मामूली सा चार्ज करके वो भी आपके एनजीओ में हाँ, सपोर्ट करते थे। फिर धीरे धीरे वहाँ से जो मेरा सफ़र शुरू हुआ, पंजावला में वृद्धा आश्रम है, उपल जी है वहाँ पे। उपल जी ने कहा कि सो मैम इतना बड़ा आश्रम है और यहाँ बहुत कुछ नहीं आते हैं,
वहाँ से मेरी इच्छा जागृत हुई अच्छा, तो आपको इच्छा वहीं से जाती कि मेरी फोटो बाहर जानी चाहिए, अच्छा न्यूज में जानी चाहिए। डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि उत्पल जी ने मुझे समझाया था कि बेटा जो यहाँ तो बुजुर्गों के लिए कर रही है ना, अगर तू ये तेरी मीडिया में पहचान है तू डालेगी तो तेरे को देख के और लोग भी आएंगे। इंस्पायर्ड होते हैं। उस समय कंझावला को कोई नहीं जानता था। वहाँ पहला माता की चौकी करवाने वाली मैं थी, हाथ से कवि सम्मेलन करवाने वाली मैं थी। अपना बर्थडे, एनिवर्सरी, अपने एनजीओ से जो भी होता था मैं सब वहीं सेलिब्रेट करती थी। होली, दिवाली, धीरे 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 लोग उसको जुड़ते गए और जानने लगे। आज उत्पल जी के यहाँ कोई भी ऐसे बुजुर्ग नहीं है जो मुझे नहीं पहचानते हैं, चाहे मैं कितने दिन बाद भी जाऊँ। और उत्पल जी को ऐसी कोई भी ज़रूरत पड़े तो वो मुझे याद कर लेते हैं कि मैं आई ना आई पर यहाँ की डिमांड जरूर पूरी हो जाए। वहाँ से मेरी इच्छा जागृत हुई कि मैं फ़ोटो भी डालूँ, मेरी मीडिया में भी आए और मैं मीडिया को समझने लगी कि मीडिया क्या चीज़ है। तो जैसे आप ये चलते रहे अपने इस सफर में, तो समाज का भी आपको धीरे धीरे सपोर्ट मिलता रहा, जैसे आपने डॉक्टर साहब ने बताया, ओपन जी ने सपोर्ट दिया, तो इस तरह से बहुत से लोगों ने। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि यार मैं कुछ ऐसे लोगों से मिले बाई चांस आप, तो आपको लगा कि यार ये तो मतलब बहुत ही गलत हो रहा है, या कुछ ना कुछ इन लोगों को भी मुझे चेंज करना चाहिए, कि उन लोगों ने आपको पीछे खींचने की कोशिश की होगी, या आप उन लोगों ने आपको ऐसा कहा होगा कि आपको डिमोरलाइज हुए आप कभी, या हमें, क्योंकि हमेशा तो हौसला बढ़ाने वाले मिलते नहीं हैं। कुछ लोग मिलते हैं रास्ते में, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं सृजन में एक बड़ा मेला लगाई थी और ये सोच के लगाई थी कि मैं अपनी एनजीओ को इतनी आगे लेके जाऊंगी और उसमें मेरे आसपास का कोई भी जरूरतमंद ऐसा होगा उनकी ज़रूरत पूरी करूँगी। लेकिन उस समय मुझे कुछ लोग ऐसे मिल गए थे और मैं इतनी डर गई थी कि 2-3 साल तक मैं प्रोग्राम करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। ऐसा इंसिडेंट भी आपके साथ हुआ? इस बीच मुझे रीना मित्तल मिली और ऐसे ही हम दोनों की बहुत बातें हो रही थी। तो रीना ने कहा, रश्मि ऐसे लोग तो राह में हर पल मिलेंगे, बहुत अच्छा था। अगर हम उनसे डर गए ना तो समझो हमारी ज़िंदगी वही ठहरेगी। तो ऐसे लोगों से डरना नहीं है, तो दोबारा से उठ और ये काम कर। मैंने कहा सोच तो मैं भी रही हूँ कि एनजीओ बहुत दिन से बंद पड़ी है, मैं कुछ करूँ। इसी बीच हमारी बात चलते चलते कोविड आ गया। पिछली बार कोविड में तो मैं बहुत निकली और बेधड़क होकर के मैंने काम किया। मतलब आपकी संस्था ने कोविड के लोगों के लिए भी बहुत काम किया? बहुत काम किया। लेकिन इस बार कोविड में पिछली बार आप कोविड में निकले तो आपको क्या लगा लोगों को देख करके कि इनको किस टाइप की मदद की ज़्यादा जरूरत आपको महसूस हुई पिछले टाइम? सच बात बताऊं, गरीब जरूर है, पर गरीब जो है ना उन्हें किसी से मांग कर खाने में शर्म नहीं आती। लेकिन जो मुझे लो मिडिल क्लास फैमिली दिखी ना, उनकी हालत ज़्यादा दयनीय। वो इधर गिरे तो खड़ा, इधर गिरे तो खाली। वो अगर किसी के सामने अपना दुख नहीं बताते हैं तो मन से घर में भूखे हैं। और अगर वो किसी को अपना दर्द बताते हैं तो आज की दुनिया ऐसी है, दर्द में शामिल नहीं होती, हंसी उड़ाने में ज़्यादा हो रहती है। तो मैंने जो पिछले कोविड में काम किया, जो भी हमने बांटा,
बहुत सारी उसमें लोअर मीडियम फैमिली थी, हमने उन्हें फ्री का बोल के नहीं दिया। ओके, ये बहुत अच्छा। हमने ये कहा कि ये सारी चीज़ें हमने होलसेलर से जुटाई है और बहुत मिनिमम रेट पे दे रहे हैं। ये एक अच्छा स्टेप है। क्यों? क्योंकि वो फ्री में खाएंगे ना, तो खाने से पहले उनका आत्मसम्मान बनेगा। और जब हम उन्हें ये बोल के दे रहे थे ना कि थोड़ी सी हमारी सेल हो जाएगी अगर आप खरीद लोगे तो, और हम किसी का भला कर पाएंगे, तो उनको लग रहा था कि हमने किसी की मदद भी कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास नहीं हो रहा था कि कोई हमारी मदद कर रहा है। ठीक है। और जब हम ढूंढ के हमारे एनजीओ के जो थे, हमारे 5-7 लड़के, वो ढूंढ के मैम यहाँ ये मुश्किल है, मैम यहाँ ये मुश्किल है। मैंने कहा जहाँ भी जो मुश्किल है तुम लोग, लेकिन उनको एहसास नहीं होने देना कि एनजीओ से मदद आ रही, एनजीओ से मदद आ रही है। बहुत। अब इस कोविड में ये था कि रिक्शे वाले, ऑटो वाले जो रोज चलाते थे और रोज खाते थे, उनमें बहुत मेरे जानकार भी थे। बहुतों के फ़ोन आए कि मैम पता नहीं कैसे ज़िंदगी चलेगी। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्योंकि पिछली बार मैंने सुना था कि सब्जी का काम बहुत धड़ल्ले से चला। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा बैठने से अच्छा है कि तुम लोग सब्जी ला के बेचो। मैम सब्जी के लिए भी तो हमें खर्चा चाहिए, हमें रेडी चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने एनजीओ के मेंबरों का। मेरी एनजीओ की जो चेयरमैन रीना मित्तल है, उनका धन्यवाद करती हूँ कि किसी ने भी मुझे किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं किया। कम से कम हमने 30-35 सब्जी के रेड़े बांटे कि तुम लोग सब्जी, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें हम जो खाने की पूरी दे रहे हैं उससे अच्छा उन्हें रोजगार कमाने की चीज दे रहे हैं, तो वो हमसे रोज नहीं मांगेंगे। और कुछ एक ऐसे थे इस बार, लोगों को खाने की जरूरत से ज्यादा उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत इस बार। ठीक है। किसी को ऑक्सीजन चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था। मैं बहुत हेल्पलेस थी क्योंकि मैं इतनी करीबी थी इस बार ना कि मुझे लगता था कि मैं घर से बाहर भी निकलूंगी तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा। और जब लोगों के फ़ोन आते थे ना कि रश्मि मैम आप कुछ नहीं करोगी, अब कुछ नहीं कर रहे हो इस बार, तो मुझे चारों तरफ में कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि मैं किसके हेल्प करूं। ऐसे में मेरी और रीना की बात हो रही थी। तो रीना बोली यार जैसे तू प्रेसिडेंट है वैसे इस एनजीओ की मैं चेयरमैन हूँ, और भगवान ने मुझे हर चीज़ से भरा पूरा बनाया है। पैसे के एवज में कोई की जान नहीं जानी चाहिए। अगर तुझे ऐसा कुछ भी लगता है कि तू मुझे फ़ोन करेगी, मेरे पास गाड़ी ड्राइवर सब है, वो जाकर के हर चीज़ की पूर्ति करके आएंगे। और उसने किया भी। कहीं सिलेंडर ला रहे हैं उसके ड्राइवर, कहीं दे के आ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। मतलब उसकी 5-5, 6-6 गाड़ियाँ रीना मित्तल की मार्केट में भागती थी। मिला के आपके एनजीओ के में लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट का इस बार काफी। एक मेरे पास ना जैसे कहते रीढ़ की हड्डी, वैसी रीना जो थी वो मेरी रीढ़ की हड्डी बन गई। आपको सपोर्ट किया। इधर अनीता अग्रवाल सरस्वती बिहार से, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। नीतू गर्ग है पंजाबी बाग से, सरिता गर्ग है शालीमार बाग से। सबका सपोर्ट मुझे इतना ज़्यादा रहा ना कि हम बाहर नहीं जाते हुए भी बहुत कुछ कर पाए। बहुत कुछ कर पाए। अच्छा, जैसे भी आपको लगता है कि सरकार बार बार बांटती है कि फ्री में बांटो, फ्री में राशन वितरित दो, फ्री में बिजली दो, फ्री में पानी दो, फ्री में, तो आपको क्या लगता है क्या ये ठीक है फ्री में सब कुछ देना? क्योंकि जैसे आपने कहा बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा फ्री में देना, तो इसे तो ये जो सरकारी नियम कायदे का जो दिल्ली की सरकार है ना, मैं अब उनके लिए क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है कि फ्री 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 दे करके ना लोगों को पंगु बना रही है अपने वोट के चक्कर में। तुम जब
दिल्ली में आए हो और अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है ना, तो उस फ्री के बदले में ना रोजगार बांटो लोगों को। एक बंदा भी दिल्ली में ऐसा नहीं छोड़े हमारी दिल्ली सरकार कि किसी के पास रोजगार न हो। अगर वो अपने इलेक्शन के समय ये करे ना अनाउंसमेंट कि एक भी बंदा अगर बेरोजगार है वो मेरे पास आए, मैं उसे रोजगार दूंगा, और कोई भी बंदा मेरे दिल्ली में भूखा नहीं सोएगा, भूखा उठेगा चलिए, लेकिन फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री, भाई तुम ये कहाँ से दे रहे हो? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुमने औरतों के लिए इलेक्शन के चक्कर में बस फ्री कर दी, तुमने कितने दिन के लिए बस फ्री की? और हमारे देश की जनता भी वैसी है, फ्री चाहती है, फ्री चाहती है। अरे 2-3 महीने के लिए उसने बस फ्री कर दी और तुम भाग के उसको वोट दे आए। तुम्हारी आगे वाली जनरेशन के लिए तुम्हें अपना देश सुरक्षित चाहिए या नहीं चाहिए? ऐसे लोगों को चुन के लाओ जो तुम्हें रोजगार दे। रोजगार इम्पोर्टेंट बात है, रोजगार, ना कि हर चीज फ्री में बांटे। अब कब तक फ्री में दे सकते हो? कब तक जनता को बेवकूफ बना सकते हो? कहीं ना कहीं तो उसकी भरपाई आपको भी करनी पड़ेगी, समाज को करनी पड़ेगी, समाज के लोगों को करनी पड़ेगी। आज मैं कहती हूँ, आज मेरा घर है और मैं रोज फ्री में कुछ ना कुछ बांट दूँ, मैं कब तक इस घर को बचा के रखूँगी? नहीं रख पाएंगे, रख पाओगे? कहीं ना कहीं तो मुझे उसको झेलना ही पड़ेगा। तो आज हमारी दिल्ली से जो केजरीवाल जी है वो ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे? आज उन्होंने जगह जगह इतना वो जो अपना वो मेडिकल का खोला है, पर कहीं भी वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा। आप कहीं भी मुझे 5-6 भी दिखा दो, तुमने इतने पैसे खर्च किए, इतना सब कुछ किया, मोहल्ला क्लिनिक में, हाँ मोहल्ला के लिए सब कुछ किया, पर उसको मेंटेन क्यों नहीं कर पाए आप? और जब किस टाइम ज़्यादा जरूरत थी मेडिकल, कोविड के समय अगर हर मोहल्ला क्लिनिक में अगर मेंटेन हो जाती तो दिल्ली वाले सुरक्षित हो जाते। शायद ये बहुत बड़ा फेलियर का और कारण है। अगर अभी भी वो इस पे काम शुरू कर दे, लोग कह रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी, मैं बहुत कुछ से सुन रही हूँ, उसको ट्रेनिंग दी जा रही, ये हो रहा है। अरे अपनी मोहल्ला क्लिनिक को बढ़ाओ, सबको मेंटेन करो कि जो लोग भाग रहे हैं मेडिकल के ट्रीटमेंट के बिना मर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, लोगों को प्राइवेट खोलने पड़ रहे हैं, स्कूलों में खोलने पड़ रहे हैं, उस समय ये मोहल्ला क्लिनिक बहुत काम आ सकता था, बहुत सपोर्ट देता। तो ये मतलब आपका समाज के प्रति जो दर्द है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि महिलाओं को कितना आगे आना चाहिए समाज, सामाजिक कार्य के? आज महिलाएं बहुत आगे आ चुकी हैं सामाजिक कार्य के लिए, और मुझे लगता है कि जो हमारे वैश्य समाज की महिलाएं हैं, अग्रवाल समाज की जो महिलाएं हैं, वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव बन चुकी है और आगे आ चुकी है कि बहुत कुछ इस समाज का दर्द कम हुआ है। पहले हमारी गरीब की जो बेटियों की शादी होती थी, उसमें हर गरीब को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती थी। आज कोई 31 लड़कियों की शादी कर रहा है, कोई 21 लड़कियों की शादी कर रहा है, कोई 108 लड़कियों की शादी कर रहा है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं। आप सोचो कितनी लड़कियां ब्याही जा रही हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं था उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारी संस्थाएं इस टाइप से मदद कर रही हैं, और इस संस्थाओं में ज़्यादातर हमारी वैश्य समाज की महिलाएं आगे आ रही हैं। तो आपका कोई खास ऐसी बात आपके मन में आती है कि जो महिलाओं को आपका कुछ विशेष संदेश जैसे होता है? जैसे हाँ, इससे पहले ही बात कर पूछूँ, कभी आपका मन नहीं किया पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि समाज में रह करके तो हम किसी भी चीज़ को साफ नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति में आकर के हम अपनी बात को और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो क्या आपका मन नहीं किया कि मुझे राजनीति में कभी आना चाहिए? देखो मैं राजनीतिक हूँ, अच्छा, मैं इस बात से इनकार नहीं करती, और राजनीति में मुझे काम करना अच्छा लगता है।
क्योंकि अगर आप किसी की मदद कर सकते हो ना, तो जब तक आपका पॉलिटिकल बेस अच्छा नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। तब तक आप किसी की मदद नहीं कर सकते। आज के दिन इतने गरीब बाहर गए। मैं आपको एक छोटी सी कोविड की बात कहती हूँ। मैम टिकट कंफर्म नहीं हो रही, मैम ये नहीं होगा। अब आपका पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेट्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तभी आप कुछ कर सकते हो। डेफिनेटली आपके लेटर पे तो कभी टिकट कंफर्म एंजियोग्राम पे तो मिलेगा नहीं कुछ भी। होएगा नहीं। कभी किसी को किसी चीज़ की मदद है। मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ, छोटी सी मोबाइल की दुकान थी, उस पर कोई आकर के अपना फ़ोन बेच गया कि मुझे अभी बहुत ज़रूरत है, और वो फ़ोन चोरी का था। उस इंसान ने जिस लहजे में वहाँ बताया था ना, इमोशनल कर दिया दुकानदार को पूरा। तो दुकानदार ने भी खरीद लिया कि इसको पैसे की ज़रूरत है। लेकिन मैं वही खड़ी थी, फ़ोन बेचे, मैं वहाँ नया फ़ोन खरीदने गई थी, अभी आधी घंटा भी नहीं हुई थी कि वहाँ पुलिस आ गई। उस दुकानदार को अरेस्ट करने के लिए, ये चोरी का फ़ोन आपके पास कहाँ से आया। जिसका फ़ोन चोरी हुआ था वो भी वहाँ पे मौजूद था कि ये मेरा ही फ़ोन है। तो उसने, जो वहाँ कस्टमर खड़े थे, सबके सामने वो बोलने लग गया कि भाई इन लोगों के सामने ही वो फ़ोन बेच के गया है। लेकिन हमारी पब्लिक भी ऐसी है कि सब डरती है, कोई भी वहाँ सामने नहीं आया। फिर मैं ही खड़ी हुई, मैंने कहा सर अभी अभी ये मोबाइल बेच के गया है, ठीक है। लेकिन जो वो बंदा था ना, वो काफ़ी सॉर्टेड था, जिसका मोबाइल चोरी हुआ था, वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। और मैं जान रही थी कि ये दुकानदार निर्दोष है। वहाँ पे मैंने अपने जो कॉन्टैक्ट थे वो यूज किए और एक ईमानदार बंदे को मैंने बचाया। बहुत अच्छा था। तो जब हम पॉलिटिकल होते हैं ना, तब और हमारा बेस अच्छा होता है, तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो महिलाओं के लिए आपका कोई विशेष संदेश, जैसा मंत्री क्वेश्चन में पूछते हैं सबसे, आपका कोई खास संदेश? महिलाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि आज जो महिलाएं घर से बाहर निकल गई है ना, कोई सोशल वर्क के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कहीं ना कहीं उनका घर इग्नोर हो रहा है, डेफिनेटली होता है। उनके बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, उनके घर में रहने वाले बुजुर्ग इग्नोर हो रहे हैं। हम वृद्धा आश्रम जाते हैं, बुजुर्गों के सर पे हाथ रख के आते हैं। हमें ये नहीं पता हमारे घर के बुजुर्गों को खाना मिला है या नहीं। नहीं मिला, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा दर्द है इस टाइम समाज का। ठीक है ना? तो हर महिला से मैं यही कहूँगी कि हर किसी के लाइफ में वो वक्त भी आएगा। आज मैं बच्ची थी, फिर मैं यंग हुई, आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं बुजुर्ग भी हूँ, ठीक है ना? तो जैसा हम बाहर संभालते हैं ना, हम अपने घर को भी संभालने की कोशिश करें और हम अपने बच्चों के अंदर भी ये संस्कार डालें कि बड़ों का आदर सम्मान कैसे करना चाहिए। हम करेंगे तभी वो कर पाएंगे। संस्कार घर से शुरू होते इसलिए हैं। चाहे वो बाहर कितना भी करें, अपने घर को ना इग्नोर करें, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने बुजुर्गों को, घर को इग्नोर न करें। अगर घर अच्छा है, हर एक घर अच्छा है, तो हम बाहर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे विचार सुन के। तो आज ये देखिए कि इन्होंने कितने अच्छे विचार कहे कि महिलाएं जितनी आगे आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उनके घर उनके साथ इग्नोर हो रहे हैं। तो मगर उनका एक सभी महिलाओं के लिए एक संदेश भी है कि समाज में हो या राजनीति में हो या जॉब में हो, अपने घर को किसी तरह से संभाल के रखें तो हम हमारी सब कुछ सेवा ठीक है, वरना कहीं ना कहीं हम भी सफल करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप इस चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और इस तरह की और भी अच्छे लोगों से जानकारी के लिए जब सब्सक्राइब करते रहिए तो आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।